बहुत अजीब सा होते जा रहा था। इन सब का कारण था वो बहस जो कबीर को लेकर मानसी और मीरा के बीच हो रही थी। मीरा के लगातार सवाल उठाने से मानसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। घर के बाकी लोग भी समझ गए थे कि इस बहस का कोई अंत नहीं था। बातों को सुनकर लग रहा था कि मानसी और मीरा अपने हिसाब से साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कबीर कोई पोजीशन नहीं रखता था परिवार में। बात इतनी बढ़ती जा रही थी कि घर आए लोग भी मजे ले रहे थे। अगर सारस्वत परिवार में कुछ होगा तो वो पूरे शहर के लिए एक न्यूज बन जाता है। वहां मौजूद एक और इंसान अब परेशान होने लगा था। ये थे मानसी के पिता प्रणव सारस्वत। वो अपनी बेटी के व्यवहार को जानते थे। उनको मालूम था कि मानसी गुस्सैल है। अगर उसे नहीं रोका गया तो बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। उन्होंने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। इसी के लिए तुमने पढ़ाई की थी। घर में इस तरह का हंगामा किया कैसे तुमने? क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो? तुम बड़ी हो गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी से भी लड़ाई करते चलो। यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं? वो क्या सोचेंगे या कहेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारे सारस्वत परिवार की? तुम बड़ी हो तो बड़प्पन दिखाओ, छोटों के साथ बहस मत करो। मानसी अपने पिता के गुस्से को जानती थी। वो प्रणव से डरती भी थी। इन सब से अलग कबीर का ध्यान काजल पर था। उसने अपना सूट जैकेट उतार दिया और काजल पर डाल दिया। वहां चल रहे विवाद का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो पहले से जानता था कि ऐसा कुछ घटने वाला है। पूरा सारस्वत परिवार उसको पसंद नहीं करता था। वो तो बस कोशिश कर रहा था कि कैसे भी काजल को इस झगड़े से दूर रखा जाए। काजल अगर इन बातों को सुनती तो उसको बहुत दुख होता। क्या तुमको अंदर जाने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा? कबीर की हरकत ने मीरा को गुस्सा दिला दिया था। इसी बीच रीमा वहां आती है और नंदनी उसे कहती है, आओ आओ रीमा, कितनी खुशी हुई तुम्हें देखकर। मैं तो एयरपोर्ट आने वाली थी, मगर तुम्हारा मैसेज मिला कि कोई तुम्हें पहले ही रिसीव कर चुका है। तुम लोग के आने से परिवार की खुशियां और बढ़ गई। कमी बहुत खलती है तुम्हारी। नंदिनी का चेहरा अभी भी गुस्से में था, मगर रीमा का हाथ उसने प्यार से पकड़ रखा था। नंदिनी रीमा से प्यार तो करती थी, मगर मतलब वाला प्यार था वो। इतना प्यार देख लोगों को अक्सर गलतफहमी हो जाती थी कि नंदिनी और रीमा असली बहनें थीं, मगर सच तो कुछ और था। मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। मीरा भी आगे बढ़ी और रीमा का दूसरा हाथ थाम लिया। कितने कोमल हैं ये हाथ, मेरे कोमल हाथों से ज्यादा खूबसूरत भी, मीरा ने कहा। तारीफ किसे पसंद नहीं आती। रीमा बहुत सुंदर थी। वो एकदम राजकुमारी लगती थी। उसने नॉर्मल कैजुअल कपड़ों का एक सूट पहना था जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। साथ ही उसकी कलाई पर एक महंगी घड़ी थी और बाल थोड़े पीछे करके बांधे हुए थे। Hey you naughty sister, कितने दिनों से नहीं देखा तुम्हें। एक हंसमुख लड़के की आवाज आई। ये आवाज रीमा के पीछे से आई थी। फिर एक फिगर ने काजल को कसकर गले लगा दिया। कबीर उसे देखकर परेशान लग रहा था। आखिर उसने काजल को पकड़ रखा था। जब मैं फॉरेन में था तो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था। अब जल्दी करो और मुझे जीजाजी से मिलवाओ। आखिर कहाँ छिपा रखा है तुमने उन्हें? मैं भी तो देखूं कि मेरी सबसे खूबसूरत बहन को कौन सा लड़का चुरा ले गया। अर्थ बकबक कर रहा था। ठीक है अर्थ, पहले मुझे छोड़ो। काजल ने झट से खुद को अलग करते हुए कहा। फिर कबीर की तरफ देखते हुए उस लड़के को कबीर से इंट्रोड्यूस करवाया। कबीर, मिलिए मेरे चचेरे भाई अर्थ से। फिर अर्थ को कबीर से हाथ मिलाते हुए बोली, और ये है कबीर, मेरे पति। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिखा। उसने चुपचाप अपना हाथ वापस ले लिया। अर्थ, क्या बात है? काजल ने हैरानी से अपने चचेरे भाई अर्थ से पूछा। पूछने पर भी अर्थ की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने 2 बार उसके कंधे को थपथपाया। तुम वो, अर्थ ने धीरे से पुकारा। हेलो सर, मैं अर्थ सुबेंदी हूँ। आप मुझे विकी भी कह सकते हैं। सर शब्द थोड़ा कठोर सा लगा। अर्थ शरारत के मूड में था। कबीर अभी भी उसकी मंशा समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसने मानसी को वहां आते हुए देखा। कबीर वहां से पीछे हट गया। मानसी कबीर के बगल में आकर खड़ी हुई और कहा, अर्थ, ये आदमी एक नकारा इंसान है, एक ऐसा इंसान जो हमारे परिवार के लायक नहीं है। इसके साथ तुम्हें घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, वो वास्तव में एक जोकर है जो हमारा मनोरंजन करता रहता है। ये कहने के बाद वो ये कहना नहीं भूली कि इसे केशव चाचा के परिवार में रखा गया था ताकि घर का काम कर सके। अपनी तरफ से मानसी खुश थी कि उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने जीजा को नीचा दिखाने की। अर्थ ने मानसी की ओर देखा भी नहीं और तिरस्कार वाले लहजे में कहा, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कमाल है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। जिसे मैं जानता नहीं वो मुझे दूसरों के बारे में समझा रही है। और फिर हाथ हवा में घुमाते हुए बोला,
मक्खियां बहुत भिनभिना रही है यहाँ, सफाई नहीं होती क्या? मानसी का मुंह बन गया। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, विक्की, मैं आपकी चचेरी बहन मानसी, प्रणव सारस्वत की बेटी हूँ। अर्थ सुनने के लिए रुका नहीं। वो काजल को साइड में लेकर गया और उससे कहा, दीदी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने अपने शादी से पहले इस इंसान को ठीक से देखा था ना? अर्थ ने बहुत सीरियस होकर पूछा। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक किए गए इस सवाल का क्या जवाब दे। अर्थ उसका भाई था और वो उसके पति पर सवाल खड़े कर रहा था। इससे पहले कि काजल कुछ बोल पाती, अर्थ ने फिर कुछ कहा। इस बार उसकी आवाज में उदासी थी। दिखने में अच्छा नहीं है ये, मेरी बहन तो बिल्कुल परी जैसी है। आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरा मतलब है, अपने आप को देखो, तुम बहुत सुंदर हो, एक परी की तरह। काजल अभी भी अर्थ को देखे जा रही थी और मन में आए नाराजगी को दबाने की कोशिश कर रही थी। फिर अर्थ ने अपना सूट सही करते हुए कहा, दीदी, वो आपके लायक नहीं है। खुद को देखो और उसे देखो, आप इससे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। काजल का चेहरा एकदम से उतर गया। काजल का चेहरा देख अर्थ समझ गया कि अब उसे अपनी बहन को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अर्थ ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे दीदी, तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। काजल ने जब ये सुना तो उसकी मुस्कान वापस आ गई। इतनी ही देर में पता नहीं वो क्या क्या सोच चुकी थी। फिर उसने हंसते हुए चुहलबाजी में अर्थ का सूट खींचा। दोनों खूब जोर से हंसे। इसके बाद अर्थ ने अपनी प्यारी बहन को गले लगाया। अच्छा, वो सब तो ठीक है, अब एक बात सीरियसली बताओ, क्या जब उसने आपको प्रपोज किया था तो आप नशे में थी? शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप पार्टी करके नशे में धुत बाहर घूम रही होंगी और इस आदमी ने आपको अपनी कार से टक्कर मार दी होगी। फिर उसने आगे बढ़कर आपको अपनी ही कार से हॉस्पिटल पहुंचाकर आपको बचाया होगा और तब आप उसके प्यार में पागल हो गई होगी, है ना? वाह, लोग कैसे कैसे प्यार में पड़ जाते हैं। ऊपर वाला ही मालिक है ऐसे लोगों का। अर्थ ने मजाकिया अंदाज में काजल को थोड़ा और परेशान किया। दूर खड़ा कबीर काजल और उसके भाई को हंसता देख मुस्कुरा रहा था। बहुत दिनों बाद उसने काजल को खुलकर हंसते हुए देखा था। अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग कबीर ने मस्ती में शामिल होने के लिए भाई बहन का पीछा नहीं किया। उसे ज्यादातर अकेले रहना पसंद था। सारस्वत परिवार की इस सभा में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। कबीर पूरी पार्टी को ध्यान से देख रहा था। उसका इरादा यहाँ की सजावट को देखने का नहीं था। वो गुलाब में कांटे देख रहा था। काजल पर वो अभी भी ध्यान रख रहा था। किसी भी कीमत पर वो उसको अकेला नहीं छोड़ता था। कबीर को एक बात बहुत अजीब लग रही थी। जब बाहरी लोग इस पार्टी में नहीं आ सकते थे तो बाहरी लोग आए कैसे? कबीर को साफ दिख रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे। उन्हें देखने के बाद कबीर ज्यादा सतर्क हो गया था। साथ में गेट पर भी सिक्योरिटी का बहुत खराब इंतजाम था। सिक्योरिटी ऐसी थी कि कोई भी गन लेकर आ सकता था। कबीर कुछ देर पार्टी में घूमने के बाद एक खाली टेबल देख उस पर बैठ गया। उसके हाथ में सिगरेट थी जो अभी तक जली नहीं थी। यहाँ से वो काजल को अच्छी तरह से देख सकता था। फिर कुछ देर बाद वहां से वो उठकर उस टेबल पर चला गया जहाँ खाना रखा गया था। उसने अपनी पसंद के कुछ डिशेस आनन फानन में चुने और एक मेज पर बैठ गया। बैठने की जगह भी उसने ढूंढ कर चुनी थी। उसका इरादा साफ था, वो जहां भी बैठे उसे वहां से पूरा हॉल दिखाई देना चाहिए। तभी उसने अपने ठीक पीछे खड़े लोगों को बात करते सुना। ये भी यहाँ आया है? कहाँ से आया है ये यहाँ? इसको जब भी देखती हूँ मेरा तो दिन पूरा खराब हो जाता है। पता है, आज इस आलीशान पार्टी में इसने किराए का सूट पहनकर एंट्री ली थी, जिसे बाद में इसने किसी और को पहना दिया। ऐसा बोलते ही सबने दबी हुई हंसी में कबीर का मखौल उड़ाया। ऐसा मत बोलो यार, इस आदमी के कॉन्ट्रैक्ट बहुत है। पता है, इसने अभय जैसे अच्छे और नेक लड़के को जेल भेज दिया था। ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। हंसी की आवाज एक बार फिर कबीर के कानों में पड़ी। लगता है आज पूरा मन बनाकर आया है कि पार्टी का सारा खाना खाकर जाएगा। हाँ यार, देखना कैसे खा रहा है। लगता है सालों से खाने को कुछ मिला ही नहीं है। मत बोलो ऐसा, कोई सुन लेगा तो हमें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आखिर ये सारस्वत परिवार का होनहार दामाद है, सबका चहेता, सबका प्यारा। लोग इसे प्यार से जोकर भी कहते हैं। दिखता भी वैसा ही है ये आदमी। लोगों के समूह ने तब तक उपहास किया जब तक उसका मुंह सूख नहीं गया। हालांकि खाने वाला आदमी बिल्कुल नहीं हिला। वो सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। भीड़ 2-3 के समूह में तितर बितर हो गई। उनमें से कुछ मानसी की ओर चले गए और कुछ खुद का पेट भरने। कोने में बैठा कबीर सब देख रहा था और पीछे खड़े लोगों की बातें भी सुन रहा था। और तभी कबीर की नजर एक ऐसी जगह पड़ी जिससे उसका खाना हलक में ही रह गया। कबीर ने क्या देखा? क्या काजल पर हमला होगा या कोई लेने की कोशिश करेगा कबीर की जान? शानदार चल रही पार्टी के बीच कबीर ने मुख्य रूप से काजल की सुरक्षा पर अपना पूरा फोकस किया था। उसे सच में किसी और चीज की परवाह नहीं थी।
मगर इस बेरहम दुनिया में उसे चैन कहाँ था। वो आज इस पार्टी में बहुत से लोगों के निशाने पर था। उस पर बहुत तरीके से तीर छोड़े जा रहे थे। जहां तक मानसी की छोटी छोटी चालों का सवाल था, तो कबीर ने उसकी बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया था। कबीर को खुद को ऐसे सांचे में ढालने में बहुत वक्त लगा था। कहीं न कहीं वो जानता था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसको परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। दरअसल मानसी और कबीर के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था। इस लड़ाई में मानसी हार रही थी। जिन लोगों को उसने कबीर को गुस्सा दिलाने का काम किया था, वो लोग इस काम में कामयाब नहीं हुए थे। मानसी ने यह नहीं सोचा था कि उसका पासा पलट जाएगा और उसके लोग वही साबित कर देंगे जो वो नहीं करना चाहती थी, यानी कबीर को गुस्सा नहीं आता। सारस्वत परिवार पर चाहे कबीर को कितना भी गुस्सा आता हो, उसने कभी भी उस गुस्से को बाहर लोगों पर नहीं निकाला था। एक तरफ मानसी का गुस्सा तरीके से नहीं निकला था, उसे कुछ भी करके कबीर पर गुस्सा उतारना था। दूसरी तरफ काजल और अर्थ अभी भी अपने कान काट रहे थे। वो अपने बचपन की मस्ती में खोए थे। कबीर को बीच बीच में अर्थ कुछ जाना पहचाना सा लगता था, पर अर्थ को याद नहीं आ रहा था कि कबीर से वो कहाँ मिला था, किन हालात में मिला था। बहुत देर तक इस सवाल के बारे में सोचने के बाद उसने खुद से हार मान ली। इस दौरान हॉल के बीच में रीमा ने सबको अपने प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताया। उसके बाद उसने उस साल कंपनी की पोजीशन की शॉर्ट समरी दी। रीमा ने अपनी बात खत्म करने के बाद वहां आए कंपनी के लोगों से पूछा कि अगले वर्ष के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। सारस्वत परिवार की पार्टीज के लिए ये नॉर्मल बात थी। ये सुनकर केशव सारस्वत खुश हो गए। वो जानते थे कि यही मौका है अपने वैल्यू को बताने का, अपना कॉन्ट्रैक्ट सबको दिखाने का। केशव सारस्वत ने एक खास मोटे फाइल में अपने कॉन्ट्रैक्ट का लेखा जोखा लिखा था। हर्षवर्धन के साथ मिलकर उन्होंने इसे 6 दिन में तैयार किया था। वो जानते थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद परिवार में उनकी बदनामी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। केशव ने कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को निकाला और सबके सामने रख दिया। प्रणव सारस्वत ने अपने छोटे भाई को घूर कर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई सचमुच कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। उसने बिना केशव की तरफ देखे पूछा, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिला? मेरे लिए इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आपने अपने दम पर कुछ किया है। केशव सारस्वत ने सुनकर खुद को गंभीर दिखाने की कोशिश की। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये पहले की तरह नहीं है भैया। जहां मुझे वालिया परिवार के साथ आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर काम करना था, उसने मुझे बहुत बार नीचा दिखाने की कोशिश की, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं अपनी शर्तों पर काम करूंगा। मुझे अफसोस है कि आप लोगों को पहले बताने का मौका नहीं मिला। केशव ने पहली बार कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही। फिर वही बात, तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम कोई भी गलती क्यों ना करो, रहोगे तुम सारस्वत परिवार का हिस्सा ही, प्रणव ने केशव को समझाते हुए कहा। केशव अपने पुराने दिनों को याद कर सोचता है, क्या वो आप नहीं थे मेरे भाई जो हमेशा बीच में दखल देते थे? अगर यही पहले हुआ होता तो आप अपना नाम बनाने के लिए मुझे पीछे ढकेल देते। सारी गलती मेरी होती और अच्छी बातें आपके नाम। लेकिन आज का दिन अलग है मेरे भाई, आज ताले की चाबी मेरे पास है। केशव सारस्वत को आज अपनी जीत का पूरा भरोसा था। मेरी राय में आप दोनों काजल पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। वो अभी भी पढ़ रही है और उसने खुद के लिए एक पति भी तलाश लिया है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सबकी इज्जत से ही मिलकर परिवार की इज्जत बनी है, प्रणव ने आगे कहा। मैंने सुना है कि आपके और वालिया परिवार के बीच जो गलतफहमी हुई थी, वो उस बेकार लड़के यानी कि काजल के बेकार पति की वजह से हुआ था। अगर उस जगह मैं होता तो बहुत पहले उस लड़के को बाहर कर देता। कॉन्ट्रैक्ट में हर्षवर्धन का नाम देखकर और वालिया परिवार का नाम न पाकर प्रणव खुश नहीं था। केशव ने अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट खोला और कहा, एक नजर डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें वालिया परिवार का नाम क्यों नहीं है। जहां तक बात रही मेरी बेटी की, तो वो आप लोगों को बेताब होने की जरूरत नहीं है। उसका मामला भी जल्द ही सुलझ जाएगा। केशव, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह की मदद की जरूरत है? रीमा ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़कर रखते हुए केशव से पूछा। केशव ने रीमा के सवाल के जवाब अपने पिता शंभुनाथ सारस्वत को एड्रेस करते हुए दिया। पिताजी, आप जानते हैं कि मेरी क्या स्थिति है। मैंने आपको सब बताया है। मेरे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, तो मैं बहुत इन्वेस्ट कर सकने की पोजीशन में नहीं हूँ, केशव ने अपनी बात रखते हुए कहा। इस वक्त केशव के लिए पैसे महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि वो लोग फर्स्ट क्वार्टर में माल के लिए पे कर सकते थे। उसके पास खास तौर से मैन पावर और एक्टिव चैनल की कमी थी। ऐसा लग रहा था कि केशव लंबे समय से इन चीजों के बारे में सोच रहा था। जैसे ही शंभुनाथ सारस्वत ने पूछा, केशव ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। केशव ने शुरू में इसके लिए सारस्वत परिवार के चैनलों की मदद लेने की योजना बनाई थी। जब वो अपनी छोटी बहन रीमा से घर पर मिला था, तब वो चाहता था
कि रीमा आगे बढ़कर उसकी मदद करे। इट्स नॉट पॉसिबल। प्रणव कॉन्ट्रैक्ट को देखते ही चिल्लाया, पिताजी आप खुद देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इसने एक होटल को अपना घर बना लिया है। क्या ये हर्षवर्धन पागल है या उसने केशव को इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देने के लिए अपना गोडसा बना लिया है? प्रणव उलझन में था। केशव को नहीं पता था कि कबीर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने और बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वो अभी भी कबीर के अस्तित्व से नाखुश था, इसलिए उसने अपने बॉस को नहीं बताया कि जो भी है वो कबीर की देन है। शंभुनाथ सारस्वत ने कहा, केशव तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, मगर इसके लीगल फॉर्मेलिटीज को भी ध्यान में रखना। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। उनकी बात सुनकर केशव विनम्र हो गया। क्या अब हम इन दोनों से आगे बढ़ सकते हैं? प्रणव ने अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट उठाते हुए बोलना जारी रखा। आइए पहले कॉन्ट्रैक्ट के लीगल क्लॉज को देखें ताकि केशव की मदद हो सके। प्रणव न चाहते हुए भी इस डील को मान्यता देने के लिए तैयार हो गया था। वो इतनी देर में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के समझ चुका था कि अगर केशव का प्रोजेक्ट अच्छा चला तो पूरे सारस्वत ग्रुप को इसका फायदा होगा। बड़े भाई, आपके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान के साथ केशव ने अपना सिर हिलाया और डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर निकालकर टेबल पर रखते हुए बोला, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पेपर्स हैं। आप लोगों को मुझे बस मैन पावर और स्टार्टिंग स्टेज के चैनल देने हैं। अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा ये काम मेरे और मेरे ग्रेट सारस्वत परिवार के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा। घर का छोटा बेटा भी बिजनेस का कुछ अनुभव हासिल करने के लिए बाहर निकल रहा था। दूसरे लोगों से हाथ मिलाकर अपना कुछ करने जा रहा था। अपना नाम बनाने की कोशिश में आगे बढ़ रहा था। वो सच में एक बेजोड़ लेवल पर जा चुका था या जा रहा था, ये कहना मुश्किल है, मगर उसकी सोच बहुत अच्छी है। शंभू सारस्वत ने सोचा। उनके चेहरे पर अपने बेटे के लिए गर्व था। शंभुनाथ सारस्वत लंबे समय से जानते थे कि केशव भी कभी न कभी जरूर सारस्वत परिवार का मजबूत स्तंभ बनेगा। वो आदमी जो प्रणव के साथ मिलकर केशव पर हंस रहा था, उसने तुरंत पाला बदल लिया और बोला, हमारे कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये ज्यादातर तब खुले थे जब शंभुनाथ जी ने इस ग्रुप की कमान संभाली थी। कुछ समय तो ये ठीक चले, मगर अब बदलते वक्त और बिजनेस एनवायरनमेंट में इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी कंपनी के मुनाफे का बड़ा हिस्सा ऐसी कंपनी को सपोर्ट करने में जा रहा है, तो इन सब के साथ हम केशव जी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे संभाल सकेंगे? पैसे तो मैनेज हो जाएंगे, मगर चैनल को कैसे मैनेज किया जाए? उसकी बात सच भी थी। शंभुनाथ ने बहुत अलग अलग चीजों का बिजनेस शुरू किया था, मगर वो किसी भी बिजनेस के बादशाह नहीं बन सके। उनकी ताकत फैली हुई थी। शंभुनाथ भी अपने समूचे बिजनेस को एक दिशा देना चाहते थे, इसलिए वो केशव को सपोर्ट कर रहे थे। केशव के इस कॉन्ट्रैक्ट से पूरे सारस्वत ग्रुप को फायदा होने की संभावना थी। साथ में हर्षवर्धन के मादिसो ग्रुप का साथ भी मिल रहा था। असल बात यह थी कि केशव के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता था, बस सारस्वत परिवार को अपनी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा उसमें लगाना था। मगर प्रणव के दिल में कुछ और ही चल रहा था, जिसे केशव ने भांप लिया था। मगर इस बार केशव किसी भी कीमत पर प्रणव को अपनी सोच को इन्फ्लुएंस करने नहीं दे सकता था। वो सतर्क होकर अपने बड़े भाई के हाव भाव से उसके दिमाग में चल रहे खुराफात को समझने की कोशिश कर रहा था। कबीर इन सब में सीधा इन्वॉल्व नहीं होकर भी सबके मन की बात समझ रहा था। उसे मालूम था कि कौन क्या सोच रहा है, मगर वो खुद को उनकी सोच से परेशान नहीं करना चाह रहा था। उसने अपना काम कर दिया था और फिलहाल उसकी चिंता बस और बस काजल थी और उसकी सुरक्षा थी। केशव ने पहली बार एक विजयी आदमी की तरह खुद को पेश किया था, मगर हकीकत नहीं बताई। क्या होगा जब हकीकत सामने आएगी? क्या अब भी काजल की जान पे खतरा बना हुआ है या कबीर ने पीछे से उसे खत्म कर दिया है? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। पार्टी में एक तरफ केशव और प्रणव के कारण ठंड में भी गर्मी छाई हुई थी। कभी दोनों में प्यार से बात होती तो कभी दोनों में बहस इस हद तक बढ़ जाती कि उनके पिता को आना पड़ता था। दूसरी तरफ पार्टी में एक अलग युद्ध चल रहा था। ये किसी को दिख तो नहीं रहा था, मगर ओपोनेंट्स यहाँ भी हार मानने को तैयार नहीं थे। कौन कब तलक टूटेगा ये कहना मुश्किल हो रहा था। ये जंग थी कबीर और मानसी के बीच की, और हथियार भी दोनों के पास एक ही थे, एटीट्यूड। मानसी कबीर को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कुछ मस्ती के लिए मानसी बाहर जाने की सोच रही थी। उसे अपने फैमिली पार्टी और बिजनेस एक्सपो में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो निकलने ही वाली थी कि उसका फोन बजता है। ये फोन उसके बॉयफ्रेंड का था। उसका प्रेमी आ रहा था। मानसी सोचती है कि पहले वो अपने बॉयफ्रेंड को रिसीव करेगी, उसके बाद उस जोकर का इलाज करेगी। कबीर अभी भी खतरे में ही था। उधर कबीर को कुछ लोगों के एक समूह ने घेर लिया और हंगामा करने लगे। कबीर समझ गया कि ये किसी की चाल है।
वो ये भी जानता था कि लोग अचानक मानसी के पास से उसकी तरफ क्यों आए हैं। हुआ भी वही जिसका कबीर को डर था। भीड़ उसके पास खड़ी होकर उस पे ताने कसने लगी। ये सीरियस नहीं था, इस बार ये हमला मजाकिया था। जरा ठीक से देखो इसे, क्या ये हमारे सारस्वत परिवार का छोटा राजकुमार नहीं है? माफ करें, क्या मैं आपके लिए अपने नाम से एक पार्सल का ऑर्डर दे सकता हूँ? ये वो लोग थे जो अक्सर मानसी सारस्वत के आगे पीछे घूमते हुए नजर आते थे। अगर मैं अभी कोई ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मैं एक ऑर्डर करूंगा। आप तो जानते हैं मैं पार्टी में आ गया तो घर पे कोई है नहीं जो बच्चों के लिए खाना बना सके, इसलिए एक ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता है पार्सल या ऐसा कुछ देना सिर्फ एक छलावा है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। सही बोल रहे हैं आप, एक और तरीके की आजकल डिलीवरी हो रही है। कहीं ये सिर्फ वही ऑर्डर तो नहीं जिसमें केवल लड़कियां डिलीवर की जाती हैं? शर्मनाक है ये कि ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है। एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी ऐसी डिलीवरी करना बहुत ही शर्म वाली बात है। कबीर चुपचाप उनकी बकवास सुन रहा था। उसने पहले की तरह कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान अब भी काजल की तरफ ही था। तभी भीड़ से आवाज आई। उनमें से एक ने कहा, बेचारे के लिए तो ये नॉर्मल ही है। ये बेचारा घर पर भी गाली खाता है और यहाँ पर भी हम उसे जीने क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, बेचारे का यही नसीब है। नाइस वन। लोगों के समूह ने बेवजह चर्चा की, ये जानते हुए कि उन्हें अपनी आवाज पर लगाम लगानी है। क्या अजीब बात है, यहाँ तो पहले से ही माहौल बना हुआ है। मानसी का बॉयफ्रेंड साहिल अग्रवाल सीधे अपने जान पहचान के लोगों के पास आता है। वो देखने में बहुत स्मार्ट था। हल्का सांवला रंग, एकदम फिट बॉडी और बहुत शानदार तरीके से सेट किए हुए बाल। भाई साहिल, आप यहाँ? हेलो बडी, लंबे समय से नहीं देखा यार तुम्हें। भाई, आप मानसी को प्रपोज कब करने जा रहे हैं? वहाँ मौजूद सब उसका मजा ले रहे थे। भाई लोग, मैं अभी तक सिंगल हूँ। हाँ हाँ, वो तो हम लोग जानते ही हैं। हम सब भी तो वैसे सिंगल ही हैं। साहिल उन लोगों के साथ बहुत हंसी मजाक कर रहा था। तभी उसकी नजर कबीर पर जाती है। उसके चेहरे का रंग अचानक से बदल जाता है। ये, साहिल ने कबीर को देख के धीरे से बोला। कबीर अभी भी भीड़ के बीच खड़ा था। मानसी अब साहिल के साथ खड़ी थी। जब वो देखती है कि साहिल कबीर को देख रहा है तो उसके मुंह से निकल जाता है, मैंने बताया था ना तुम्हें, ये वही है। याद करो वो कैफे वाला दिन, इतनी इंसल्ट हुई थी मेरी। ये मेरे छोटे चाचा का दामाद है। ओहो, तो ये है कचरे का वो टुकड़ा। साहिल ने कबीर का तिरस्कार करते हुए कहा। उसने देखा था कि सारस्वत फैमिली के लोगों का एक समूह कबीर के आसपास बैठा था। ये सोचकर कि कोई बड़ा आदमी आया है, साहिल उसके पास नहीं गया। साहिल को डर था कि कहीं वो दूसरे पक्ष को नाराज न कर दे। इस पार्टी में और इस परिवार में उसे भी अपनी धाक जमानी थी। साहिल को यह भी लग रहा था कि कबीर ने उससे उसका मौका छीन लिया है। उसने तुरंत अपने दिमाग को काम पर लगाया और उसके दिमाग ने उसे अच्छा बनने के लिए कहा। मतलब सारस्वत परिवार के सामने अच्छा होने का नाटक करना था। वो तुरंत अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है और पूछता है, मुझे जानना था कि तुम लोग किन दिलचस्प बातों के बारे में बात कर रहे थे। तुम सब दिल खोलकर क्यों हंस रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ टेकआउट के काम पर चर्चा कर रहे थे। चूंकि मानसी भी आई हुई है तो उन बातों को दोहराना मुश्किल होगा। टेकआउट के बारे में क्या बात करनी है? साहिल ने हंसकर पूछा। वही जोकर जो पार्सल भेजता है और बाहर का खाना खाता है, मानसी ने समझाया। मानसी, तुम साहिल से बात करके उसे कोई अच्छा काम क्यों नहीं दिला देती हो? इसी बहाने हमें भी कुछ अच्छा बोलने का मौका मिल जाएगा, दोस्तों ने कहा। अगर वो मानसी की कंपनी में चला भी गया तो कर क्या पाएगा? मानसी ने तिरस्कार से कहा। कोई एजुकेशन नहीं, कोई शक्ल सूरत भी नहीं। मैं जो सबसे अच्छा पोस्ट दिला पाऊंगी वो पोस्ट है क्लीनर का। मानसी, क्यों बेवकूफी जैसी बातें कर रही हो? हमारे शानदार हेवंस एंटरटेनमेंट के सफाई कर्मियों को भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है। हर किसी के पास नहीं होता, साहिल ने कहा। पार्टी में घूमते फिरते कबीर अब साहिल और मानसी के ठीक पीछे आ गया था। जब कबीर ने ग्रेट हेवंस एंटरटेनमेंट में अपनी नौकरी की बात को सुना तो उसने साहिल की ओर देखा और सोचा, ये तो सोफिया के परिवार से है। कमाल है, एक ही परिवार में कितने तरह के लोग हैं। साहिल सोफिया या सुहानी की तरह सिंपल नहीं था। उसका एक चेहरा था जो उसके पोजीशन के अकड़ को दिखाता था। आमतौर पर ऐसे लोग कबीर को पसंद नहीं आते थे। भाई उसे देखो, लगता है उसे नौकरी चाहिए, साहिल के एक दोस्त ने बोला। जब उन्होंने कबीर की ओर देखा तो उन सभी ने सोचा कि वो भी शानदार हेवन एंटरटेनमेंट में एंट्री करना चाहता है। कबीर ने भी नोटिस कर लिया था कि मानसी और साहिल उसे ही देख रहे हैं। वो दोनों भी कबीर के थोड़ा पास आए। अगर तुम उस कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आगे बढ़ने का तरीका आना चाहिए आपको। मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी, बस शर्त यह है कि घुटने टेको और हमसे भीख मांगो, मानसी ने कबीर को देखकर कहा।
मानसी पहले ही कबीर को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी, पर बात नहीं बनी थी। अब वो सोच रही थी कि अगर ये जोकर इतने लोगों के सामने मुझसे माफी मांगता है तो गेट पर हुई बेइज्जती का हिसाब पूरा हो जाएगा। तुमको बस घुटने टेकने हैं, किसी और बात का जिक्र नहीं करना है। तुम एक क्लीनर के रूप में नौकरी पा सकते हो, ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा तुमको। साहिल की भी दिलचस्पी थी इस बात में। वो देखना चाहता था कि उसकी नजरों में जो जोकर था उसके पास कहने के लिए कुछ और है, या वो घुटने टेक कर नौकरी के लिए भीख मांगेगा। घुटने टेको नौकरी के लिए, ये शर्मनाक नहीं है। कबीर जल्दी से घुटने टेक दो, ज्यादा सोचो मत। नौकरी का इतना अच्छा अवसर हर दिन पार्सल देने से कहीं बेहतर होगा। ग्रेट हेवंस एंटरटेनमेंट हमारे शहर की एम्बिशियस गर्ल्स के लिए ये एक माइलस्टोन की तरह है। अगर मैं वहां नौकरी करूंगा तो मैं हर दिन अनगिनत लड़कियों को देख पाऊंगा। सोचो जरा यार, जल्दी करो और घुटने टेक दो। मानसी और साहिल ऐसे ही तुम पे मेहरबान नहीं हो रहे हैं, घुटने टेक दो। आसपास के लोगों ने भी कबीर को समझाने का प्रयास किया। कबीर ने तिरछी निगाह से समूह को देखा और देखते हुए उसने अपनी थाली में निकाली हुई कुछ चीजें खा ली। उसके लिए सारस्वत परिवार में लो प्रोफाइल रहना बेहतर था। कबीर के प्लेट में खाने की चीज कुछ कम हो गई थी। वो फिर से कुछ लेने की सोच रहा था। ये देखकर कि कबीर भीड़ से थोड़ा अलग जा रहा है, आसपास के सभी लोगों ने उसे कुछ जगह दी। उसी समय सबने अपने फोन निकालिए, शायद कुछ रिकॉर्ड करना चाहते थे। भीड़ से फिर फुसफुसाने की आवाज आई। अच्छा शो देखने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज एक जोकर अपनी कलाबाजी दिखाएगा। भीड़ में अचानक अलग सा उत्साह दिखने लगा था। मानसी और साहिल भी कबीर के घुटने टेकने के लिए जगह बनाने को थोड़ा पीछे हट गए। कबीर तो अलग ही सोच में था। उसने तो इन लोगों को खुश करने के लिए कुछ करने की सोची भी नहीं थी। वो उठा, अपनी थाली उठाई और उस मेज पर चला गया जहां खाना रखा था। भीड़ के चेहरे आशा से, हैरानी में और फिर क्रोध में बदल गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कबीर वहां से जा रहा था। उन्हें तो लगा था कि वो घुटने टेकना चाह रहा है। सबको अहम चोट लगी थी। हैरानी के बाद साहिल का दिल गुस्से से भर गया। उसका पिछला सलीका अब गायब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिसे वो हराना चाहता था वो तो लड़ाई से कोसों दूर चला गया था। साहिल सोचता है, मैं तो सिर्फ इसको कंपनी में फर्श की सफाई पर लगाने के लिए रखना चाहता था। मैं इसके लिए सहमत हुआ था क्योंकि सारस्वत परिवार में मुझे अपना सिक्का जमाना है। लेकिन इस बेकार इंसान ने सच में मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की। साहिल समझ गया था कि आज उसकी इज्जत दांव पर लगी है। अगर वो कबीर को वापस नहीं बुला पाया तो मानसी की नजर में उतर जाएगा, और मानसी की नजर से उतरने का मतलब होगा सारस्वत परिवार से दूरी। उसने तुरंत मानसी को अपनी आंखों से इशारा दिया। वो बस अभी दिमाग लगाना चाहता था कि कैसे कबीर को हराया जाए और उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। कबीर हालांकि सब समझ रहा था, उसका ध्यान सिर्फ काजल पर था। कबीर का क्या रुख होगा, जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। माहौल बहुत गर्म हो चुका था। कबीर ने साहिल के सामने झुकने से इनडायरेक्टली मना कर दिया था। जब दूसरे ने उसे देखा तो वो बोले, साहिल इस जोकर से कैसे हार सकता है। अब समझ आ रहा है सारस्वत परिवार के लोग इससे इतना परेशान क्यों रहते हैं। उनके साथ भी ये ऐसी ही हरकतें करता होगा। मानसी समझ गई कि उसे साहिल के लिए कुछ करना पड़ेगा। हालांकि मानसी की नजर में वो साहिल की प्रेमिका थी, मगर साहिल की नजर में वो सिर्फ एक हाई प्रोफाइल लड़की थी जिसके पास बहुत सारा पैसा था। साहिल की कौन सी जरूरत उसे मानसी के साथ रखी थी, ये कहना जरा मुश्किल था। इधर मानसी सीधा कबीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुम जानते हो कि साहिल कौन है और फिर तुम उसे अनदेखा करने की हिम्मत कर रहे हो। मानसी ने कबीर को हिकारत भरी नजर से देखा। साहिल न केवल एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर है, बल्कि कई हस्तियां उसके साथ डिनर के लिए भीख मांग रही हैं, और तुमने उसे नजरअंदाज किया। जानते भी हो कि उसका सरनेम क्या है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम जैसे जोकर को ये कैसे पता होगा। वो फेमस राय खानदान से ताल्लुक रखता है। तुम उसके परिवार की अहमियत भी समझ रहे हो। उनका बिजनेस वर्ल्ड लेवल पर रहता है। तुम जैसे छोटी सोच वालों की यही दिक्कत होती है। कोई तुम्हारे लिए कुछ करना भी चाहे, तुम लोग अपनी कब्र खुद खोद देते हो। एक अनुयायी ने तिरस्कार में कहा, उसके फैमिली के बारे में भूल जाओ। बस ये सोचो कि वह स्प्लेंडिड हेवन एंटरटेनमेंट को मैनेज करता है। जाने कितने मॉडल्स और फैमिली स्टार्स के साथ वो काम कर चुका है। कहा यह भी जाता है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है इसमें एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और एंटरटेनमेंट से संबंधित कई चीजें शामिल हैं। एक दूसरे दोस्त ने डींग मारी।
हेवंस एंटरटेनमेंट का नाम मार्केट में बहुत बड़ा है। जिन लोगों ने अपना करियर इस कंपनी के साथ शुरू किया था, उनकी किस्मत चमक गई। तुम क्या जानोगे कि एक बार साहिल ने क्या बुद्धिमानी दिखाई थी। कुछ लोगों ने इस कंपनी में स्ट्राइक कर दी थी। वो अंदर बैठकर दूसरी कंपनी को यहाँ के मॉडल्स के डिटेल्स देते थे। ऐसा करीब 10 महीने से हो रहा था। तब साहिल ने ही अपना दिमाग लगाकर उन लोगों को पकड़ा था। बाद में उसने सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज वो लोग जेल में हैं। खैर, तुम्हारी गलती इतनी बड़ी नहीं है, डरो मत। अपनी पिछली गलती को देखते हुए तुमने बस अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए माफी मांगने की जरूरत है। मुझे लगता है कि साहिल जैसा हाई प्रोफाइल और बड़े दिल वाला इंसान तुमको जरूर से माफ कर देगा, और हो सकता है कि तुमको इस वजह से ज्यादा पैसे भी दे सके। तुम तो जानते ही हो, क्लीनर के पोस्ट में ज्यादा पैसा नहीं मिलता। मानसी ये सुनकर अंदर से खुश हो रही थी। साहिल कबीर के घुटने टेकने का इंतजार कर रहा था। कबीर मुस्कुराता है और सोचता है कि पार्टी बहुत बोरिंग सी हो गई है। काजल भी अपने परिवार के साथ बिजी है। ऐसे में क्यों ना इसमें कोई रंग भरा जाए। उसके आसपास अभी भी मानसी और कुछ दोस्त बकबक कर रहे थे। कबीर की नजर साहिल पर जाती है। वो उसे धीरे से सलाम करता है। साहिल को कबीर की हरकत कुछ अजीब लग रही थी। वो अपने मन में सोचता है, ये आदमी मुझे सलाम कर रहा है। उस समय कबीर ने मुस्कुराते हुए मानसी को देखा और खुद को धीरे से थप्पड़ मारने लगा। वो बहुत धीरे धीरे खुद को थप्पड़ मार रहा था। मानसी और उसके आसपास के लोग उसे ऐसा करते देख खुश हो जाते। उनको लग रहा था कि कबीर हार मानकर खुद को थप्पड़ मार रहा है। तभी भीड़ में से आवाज आती है, अब बस घुटने टेक दो। कबीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो मानसी को देखते हुए खुद को थप्पड़ मारे जा रहा था। मानसी अचानक से खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। वो उसे इशारे में रुकने को कहती है, मगर कबीर कहाँ रुकने वाला था। कबीर की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। मानसी के दोस्त भी कुछ देर बाद खामोश हो गए। उनको भी लगा कि कबीर खुद को मार नहीं रहा, बल्कि उन पर तंज कस रहा है। दूर खड़ा साहिल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपनी वाइन साइड में रखी और मानसी की तरफ बढ़ गया। कबीर खुद को थप्पड़ मारते हुए साहिल के पास आ गया। साहिल पहले तो उसे बहुत अजीब तरीके से देखता है, मगर बाद में वो हंसने लगता है। कबीर भी कभी मानसी को देखता था तो कभी साहिल को। ऐसा करीब 2 मिनट तक चला। अब कबीर के हाथ तेजी से चलने लगे थे। कबीर की इस हरकत ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। सारस्वत परिवार की मीटिंग के बाद ये अब तक की सबसे दिलचस्प घटना घट रही थी। कबीर साहिल के और पास गया। साहिल ने गर्व से सिर उठाया हुआ था। कबीर की नजर से ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वो कुछ भी कर सकता है। कबीर अपनी जगह से कुछ पीछे हटा और झुकने लगा। सबको लगा कि वो घुटने टेकने वाला है। ये देखते हुए साहिल कुछ और तन कर खड़ा हो गया। इन सब हरकत के बीच लोगों का ध्यान इस पर गया नहीं कि कबीर ने खुद झुकाने के साथ थप्पड़ मारना बंद नहीं किया था। तभी बिजली की रफ्तार से कबीर ने साहिल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। इस दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। पार्टी में गाने भी बज रहे थे, मगर फिर भी उस झन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज चारों तरफ सुनाई दी। थप्पड़ मारकर कबीर गोल घुमा और बहुत तेजी से तालियां बजाने लगा। वो सतर्क था। वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। कमीने, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। साहिल ने उसे कड़ी फटकार लगाई। तुमने साहिल जी को मारने की हिम्मत की? साहिल के एक हमदर्द ने कहते हुए कबीर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। साहिल बिल्कुल बेसुध खड़ा था। कबीर के थप्पड़ से निकलने में उसे समय लग रहा था। उधर कबीर ने चुपचाप उस आदमी को थप्पड़ मार दिया जिसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया था। राय फैमिली इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। साहिल कबीर पर चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लड़ाई अब अलग दौर में जा रही थी। बिना कुछ कहे उसने अपने बगल में खाने की मेज पर रखे चाकू को उठाया और कबीर की तरफ दौड़ा। नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगभग एक ही वक्त में 3 आवाजें सुनाई दी। कबीर ने साहिल को आते देखा भी नहीं था, और तभी साहिल को किसी ने एक लात मारी और वो सीधा उस आदमी के पास गिरा जिसे कबीर ने एक थप्पड़ जड़ा था। कबीर ने पाया कि आवाज देने वाला कोई और नहीं, उसकी पत्नी काजल थी। उसे हैरानी तब हुई जब उसने काजल के साथ सोफिया को भी वहां देखा। चोट तो नहीं लगी? काजल ने पूछा। तुम उसके साथ क्या खेल खेल रहे थे? इस बार काजल गुस्से में थी। इसने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या करूं मैं इस लड़के का? सोफिया ने साहिल पर ताना कसा। आप बहुत अच्छा लड़ते हैं। कहाँ सीखा आपने ये सब? ऐसा तो केवल मूवीज में दिखता है। ये अर्थ का सवाल था। अर्थ उत्साहित दिख रहा था। कबीर को देख उससे अभिभूत हो उससे ये सवाल किए थे। गरीब साहिल को कबीर ने एक एक में धूल चटा दी थी। उसकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं था। मानसी साहिल की मदद करने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी
उसे अर्थ ने देखा तो वो झेंप गई और वहीं रुक गई। साहिल थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसने महसूस किया कि उसकी कोई मदद के लिए नहीं आया है तो वो चिल्लाया, मानसी तुम कहाँ रह गई? मानसी ने साहिल को देखा, फिर अर्थ को देखा। अर्थ जहां था वहीं मजबूती से खड़ा रहा। बात इतनी सिंपल नहीं थी कि अर्थ ने रास्ता रोका हुआ था और मानसी उसे छोड़कर साहिल के पास चली जाती। दरअसल मानसी अर्थ की ममेरी बहन थी। मानसी के अर्थ के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे थे। ये तब से था जब वे दोनों बच्चे थे। जब वो छोटी थी तो उसने अर्थ से झूठ बोला था। ये मामला एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का था जो अर्थ बाहर से लाया था। एक बार की बात है जब मानसी ने अर्थ को बहुत जोर का धक्का दिया था। अर्थ ने अपनी माँ को सब बता दिया था, मगर शंभुनाथ सारस्वत ने मानसी को बचा लिया था। साथ ही मानसी जब भी अर्थ से मिलती थी तो वो उसको काजल के बारे में गलत बात बताती थी। अर्थ को ये सब पसंद नहीं आता था क्योंकि काजल उससे बहुत प्यार करती थी। अर्थ के पास जितनी भी यादें थी उसमें वो केवल मानसी को बेकार इंसान ही पाता था। बात छोटी हो या बड़ी, मानसी हमेशा काजल के खिलाफ ही रहती थी। इस वजह से अर्थ ने दरवाजे पर मानसी को नजरअंदाज कर दिया था। वो तो उससे बात करना ही पसंद नहीं करता था। जब अर्थ ने उसकी ओर देखा तो मानसी घबरा गई थी और उसने साहिल की मदद करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ अपनी बेवकूफी भरी हरकत बंद करो, सोफिया ने साहिल को डांटा। मेरे मैटर में बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? साहिल के पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कहीं कुछ नहीं था तो उसने सोफिया को जवाब दिया, क्या अंकल ने आपको यही सिखाया है? सोफिया उसके पास गई और उसे एक थप्पड़ मारा। वापस जाओ और अंकल से कहो कि मैंने तुम्हें मारा है। हर समय राय परिवार के नाम के साथ खेलने की जरूरत मत किया करो। साथ ही याद रखो, अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें भी नुकसान होगा। सहने के लिए तैयार रहा करो। जब कबीर ने यह सुना तो उसके मन में सोफिया के लिए सम्मान जाग उठा। सच में राय परिवार नाम के अनुरूप छोटी सोच वाली नहीं थी, बल्कि बड़े दिल वाली थी। साहिल सोफिया के थप्पड़ से जाग गया। उसने जल्दी से अपने बचाव की कोशिश की। मैं इस बार परेशानी पैदा करने वाला नहीं, बल्कि ये इंसान है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। और मुझे लगता है कि इसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि हमारे परिवार के नाम पर थप्पड़ मार रहा है। क्या आप राय परिवार को लीड करने के काबिल भी हैं? सोफिया ने गुस्से में हंसते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आपको किसने पीटा है? बेशक ये नकारा दामाद है जो अपने सारस्वत परिवार के कारण जिंदा है। साथ ही गरीब भी है जो लोगों के घरों और ऑफिस में पार्सल पहुंचाता है। साहिल ने तिरस्कार में कहा। सोफिया कबीर की सच्चाई जानती है, तो क्या अब कबीर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? क्या होगा जब काजल कबीर का आधा सच और जाने? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। सिर्फ कबीर को नीचा दिखाने की जिद में मानसी और साहिल ने एक अच्छी खासी पार्टी को वॉर जोन बना दिया था। कबीर ने पहले तो बहुत इग्नोर किया, मगर जब उनकी बढ़ती बदतमीजी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया तब उसने साहिल को थप्पड़ मार दिया। बाद में साहिल को दोबारा बवाल करने पर सोफिया ने उसे चुप कराया था। अपने पिता का नाम सुनते ही साहिल का सारा तेवर उतर गया था। उसने इस झगड़े को एक पारिवारिक रंग देने की कोशिश की थी, मगर उसमें बुरी तरह नाकाम रहा था। साहिल अभी भी खुद को सही साबित करने में लगा था। उसके मुताबिक कबीर ने उसे उकसाया था। वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, आप उसे इग्नोर करो मिस्टर कबीर। सूफिया ने अपने बेवकूफ भाई को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। सूफिया जानती थी कि उसे जल्दी कुछ करना होगा इस बात को खत्म करने के लिए। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? सूफिया ने साहिल से कहा। ओ हाँ दीदी, आप यहाँ कैसे? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि तुम यहाँ आने वाली हो, साहिल ने बोला। इस दौरान उसे उसके कुछ दोस्तों ने सहारा देकर उठा दिया था। ये सारस्वत परिवार की पार्टी है, हम लोगों के अच्छे रिलेशन है इस परिवार के साथ। सूफिया बोल रही थी कि साहिल बीच में बोल पड़ा। तो मतलब यहाँ कैसे? मतलब किस काम से? मैं यहाँ दादाजी की ओर से मिस्टर कबीर को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने दादाजी की कई वर्षों पुरानी बीमारी को ठीक किया है, सूफिया ने समझाया। कबीर, मिस्टर कबीर, ये नहीं हो सकता, ये वो आदमी नहीं हो सकता, साहिल ने अविश्वास में कबीर की ओर देखते हुए कहा। सूफिया बिना उसकी बात को और तरजीह देते हुए बोली, जल्दी करो और माफी मांगो इनसे, ज्यादा सोचो मत, जो बोला है वो करो। साहिल हैरान था, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो केवल उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता था। सारस्वत परिवार के आसपास के लोगों ने साहिल और सोफिया के बीच कुछ न बोलना ही बेहतर समझा। दूसरे की मुर्गी को भला दाना क्यों डालना? साहिल को पहले सोफिया के हाथों से चेहरे पर थप्पड़ पड़ा था। सोफिया और साहिल को आमने सामने देखकर पता लग रहा था कि सोफिया के आगे साहिल भीगी बिल्ली है। भरी महफिल में सोफिया को साहिल को मारना नहीं चाहिए था, मगर साहिल ने भी तो उस इंसान को चोट पहुंचाई थी
जो उसकी बहन के दिल के बहुत करीब था, और अब साहिल को हार कर कबीर से माफी मांगनी पड़ी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, माफ करिएगा मिस्टर कबीर। फिर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। उसके दिल का सारा गुस्सा मानसी पर ही फोकस्ड था। अगर इस लड़की ने उसे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया होता तो आज वो इतना दुखी नहीं होता। आज का दिन उसके लिए बुरे सपने जैसा हो गया था, जिसे वो जल्द से जल्द भूल जाना चाहता था। मानसी के उकसाने पर न वो कबीर को परेशान करता और न ही उसके हाथों थप्पड़ खाता। उसके गुस्से में वो भूल गया कि वो कबीर को घुटने पर लाना चाहता था, क्योंकि उसे सारस्वत परिवार में अपना नाम करना था। मानसी ने उसे बताया था कि कबीर से घर के हर शख्स को नफरत है, मगर अब तो उसे अपनी इज्जत की फिक्र ज्यादा थी। साहिल अभी परेशान था, क्योंकि उसे डर था कि अगर आज की घटनाओं की खबर फैल गई तो सर्कल में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। उसकी पब्लिक इमेज की धज्जियां उड़ना तय था। जाते जाते साहिल मानसी के पास धीरे से रुका और कहा, हमारा रिश्ता यहाँ खत्म होता है। इतना कहकर साहिल वहां से निकल गया। साहिल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि मानसी के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो उस समय अपना गुस्सा निकालकर चलता बना। पार्टी में साहिल को मानसी के अलावा कोई और मिला ही नहीं गुस्सा दिखाने को। पार्टी अब खत्म होने ही वाली थी। तभी कबीर का ध्यान एक आवाज पर जाता है। इस आवाज में गुस्सा और प्यार एक साथ महसूस किया जा सकता था। मिस्टर कबीर, आपके दोस्तों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, ये तो आप जानते ही होंगे। मुझे बताओ, मैंने कितनी बार आपको फोन किया है, यहाँ तक कि आपको पकड़ने के लिए यहाँ भी आना पड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि ये नॉर्मल नहीं है? सूफिया ने कबीर को कहा। अर्थ ने यह सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठा ली। फिर उसने सोचा, देखने में तो ये बहुत सिंपल आदमी है। बाद में सूफिया को उसने बोल ही दिया, वो मेरी बहन के साथ रहता है, इसलिए उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। काजल ने सूफिया की तरफ देखा, फिर अपने छोटे भाई की तरफ देखा। ठीक है, मैं अब और आपके साथ मजाक नहीं करूंगी। मेरे आने का मुख्य कारण यह था कि मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे माफी मांगूं और आपको आभार स्वरूप एक गिफ्ट दूं। सूफिया ने कबीर को फिर एक खूबसूरत सा ब्रोकन बॉक्स सौंपते हुए कहा, दादाजी ने कहा कि आप जैसे जीनियस डॉक्टर के हाथ में और भी ज्यादा काम आएगा। पता चला कि महेंद्र बहादुर राय ने सोचा था कि कबीर झूठा था। वो कबीर की दवा पी नहीं रहे थे। महेंद्र बहादुर का भरोसा जीतना आसान नहीं था। कबीर को बुलाए जाने पर भी वो महेंद्र बहादुर से मिलने नहीं गया था। बड़े लोगों की जिद भी अजीब होती है। दूसरी ओर सूफिया कबीर के मेडिकल स्किल के प्रति बेफिक्र थी। वो जानती थी कि कबीर ने अगर कुछ किया है तो सही ही होगा। अगले कुछ दिनों तक सूफिया अपने दादाजी के लिए पर्सनली कुछ दवा उबालने और फिर उसे उनको देने के लिए घर जाती थी। पहले तो महेंद्र बहादुर ने कुछ नाटक किया, मगर सूफिया के आगे उनकी एक न चली। दवा लेने के बाद उनको कुछ परेशानियां हुई, जैसे कि रात में धड़कन का बढ़ जाना या ज्यादा तेज पसीना आना। मगर दवा का कोर्स पूरा होते ही सब कुछ ठीक हो गया। कुछ ही दिनों बाद महेंद्र बहादुर सच में बदलाव महसूस कर रहे थे। हालांकि इसका कोई अता पता नहीं था कि उनको सच में कोई तकलीफ हुई थी या नहीं। सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि भले ही वो अब तक की सबसे दर्दनाक स्थिति में थे, फिर भी उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था। ठीक होने के बाद उन्होंने सोफिया को कबीर से मिलने भेजा था। उस समय कबीर काजल के आसपास ज्यादा रह रहा था। काजल की जान खतरे में थी। वो खुद मर सकता था, मगर काजल को कुछ हो जाए उसको बर्दाश्त नहीं था। आपको सच में दवाई की जानकारी है, कितनी अच्छी बात है, अर्थ ने कबीर की बढ़ाई करते हुए कहा। कबीर के लिए उसकी आंखों में इज्जत बढ़ती जा रही थी। वो सोचने लगा कि अगर कबीर में मेडिकल स्किल है तो उससे घर आने पर इस बारे में जरूर से मुझे पूछना चाहिए। वही काजल अलग दुनिया में खोई हुई थी। उसने मन ही मन में सोचा, सूफिया नाम के भूत से अपने कबीर को बचाना चाहती हूँ। पर उसने ये भी सोचा कि उस रात कबीर ने अकेले में 20 लोगों से बचाया था। काजल की जलन उसके प्यार और भरोसे पे भारी पड़ रही थी। क्या मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है? अर्थ ने सोफिया से बॉक्स लिया और उसे खोलने ही वाला था कि तभी एक आवाज ने उसे रोक दिया। अर्थ, ये अच्छी बात नहीं बेटा। शंभुनाथ सारस्वत की आवाज थी। सोफिया के आने के बाद परिवार के नौकर ने शंभुनाथ को बताया था कि वो यहाँ आई है। उधर दो भाई केशव और प्रणय अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहस कर रहे थे। शंभुनाथ इसे देखने के मूड में नहीं थे। वो तो वहां से आ गए। उन्होंने सोफिया को निजी तौर से बधाई देने का फैसला किया था। बधाई इसलिए क्योंकि सोफिया बहुत जल्द राय परिवार के बिजनेस की मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली थी। कहीं न कहीं इसमें कबीर का भी हाथ था। जब वे पहली बार पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि सोफिया साहिल को सबक सिखा रही है, इसलिए उनके लिए उस समय कुछ बोलना ठीक नहीं था। एक पल के बाद उन्होंने उसे टोका। शंभुनाथ को देखकर सबने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया।
शंभूनाथ की इज्जत इतनी थी कि अगर वो किसी को बोल देते थे कि कुछ नहीं होगा, तो काम सारस्वत परिवार में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कर दे। उसे सब प्यार से बूढ़ा शेर भी कहते थे। काजल के दादाजी के आने से सब लोग आश्चर्य में थे। उनको इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सोफिया से मिलने खास तौर पर आए थे। शंभूनाथ के तीखे तेवर से सोफिया समझ गई थी कि उनको बुरा लगा है। सोफिया से शंभूनाथ पहले भी कई बार मिल चुके थे। कई बड़े मौकों पर दोनों को अपने अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था। शायद ये भी कारण था कि शंभूनाथ जानते थे कि सोफिया को उसके बिजनेस ग्रुप का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है। दादाजी, आप मजाक कर रहे हैं ना? सोफिया ने कहा। वो शंभूनाथ को दादाजी ही बुलाती थी क्योंकि शंभूनाथ की उम्र उसके अपने दादा से बहुत मिलती थी। दरअसल सोफिया इस मीटिंग को पारिवारिक रखना चाह रही थी, ना कि व्यापारिक। कबीर को भी सोफिया की ये बात पसंद आई थी। काजल तो इसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। शंभूनाथ ने सोफिया के बात का जवाब नहीं दिया। सोफिया समझ गई कि ये सच में गुस्से में है। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे पहले आपसे ही मिलना चाहिए था। हुआ यूं कि पहले तो मुझे खराब सर्वर के कारण बैंक में देर हुई। फिर मैं जब यहाँ आई तो देखा कि माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। मेरे भाई ने मिस्टर कबीर को तकलीफ दी थी, तो मुझे लगा पहले इस बात को खत्म किया जाए और आपके पास आ ही नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी दादाजी। सूफिया के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे बहुत अफसोस था। एक तो शंभूनाथ से नहीं मिल पाने का, और दूसरे उसके भाई ने जो पार्टी का माहौल खराब किया था उसकी वजह से। दोनों परिवार शहर के बहुत पुराने निवासी माने जाते थे। सारस्वत परिवार के आकार की तुलना में सोफिया का परिवार छोटा था। ताकत की बात की जाए तो दोनों लगभग बराबर ही थे। शंभूनाथ भी इस बात को जानता था। फिलहाल उसने दिखावे के लिए, खुद को सुप्रीम बताने के लिए सोफिया से कंप्लेन किया था। बिजनेसमैन जल्दी हार नहीं मानते हैं। शंभूनाथ भी खुद को इस कसौटी पे परख रहे थे। शंभूनाथ ने कुछ पल रुक कर कहा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ आई ये भी खुशी की बात है। और बताओ, परिवार में सब ठीक है ना? सुना है कि आपके दादाजी की तबीयत कुछ खराब चल रही थी। सूफिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ दादाजी, पर अभी वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैं उनके काम से ही यहाँ आई थी, और आपसे न मिलने के पीछे का कारण दादाजी का दिया वो काम भी है। शंभूनाथ चौंक गया और पूछा, कैसा काम बेटा? आपके दादाजी ने ऐसा क्या करने को बोला था कि आपने मुझसे मिलना टाल दिया? वो बात यह है कि पिछली बार जब दादाजी की तबीयत खराब हुई थी तो मिस्टर कबीर ने ही उनको ठीक किया था। हमने डॉक्टर जफर हसन को भी बुलाया था, मगर वो कुछ नहीं कर पाए थे। आप तो जानती ही हैं कि दादाजी पहले आर्मी में थे। जब वो ड्यूटी पर रहते थे तो उनके शरीर पर बहुत सारी चोट आई थी। मिस्टर कबीर के कारण वो अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कबीर ने तुम्हारे दादाजी की मदद की, वो भी डॉक्टर की तरह? शंभूनाथ बोलते हुए एक कुर्सी पर बैठ गए। क्या शंभूनाथ और कबीर में अब सुलह होगी? जानने के लिए सुनते रहिए